My dear students, myself Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur, would like to discuss today in this video that why should we study ethnobotany and when should we start studying ethnobotany. This is part of Unit 5th of Botany Paper 2nd, BSc second year. So जैसा हमने पहले भी देखा कि किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी करने से पूर्व हमारे मन में कुछ इन 5 प्रश्नों का उत्तर जानने की इच्छा होती है. That what is that subject? Why we should study that subject? Which kind of studies could be undertaken under that subject? Where should we start doing this study of the subject? And when should we start studying that subject? तो इस वीडियो में आज हम एथनोबॉटनी की स्टडी क्यों करनी है और कब करनी है, द वाई एंड व्हेन ऑफ एथनोबॉटनी, इसे हम समझेंगे. वाई एथनोबॉटनी अर्थात लोक वनस्पति विज्ञान की स्टडी करने की आवश्यकता क्या है. और जैसा हम जानते हैं कि किसी भी विषय को जब हम पढ़ते हैं तो कुछ पोर्शन उसका सैद्धांतिक पोर्शन है, थियोरेटिकल पार्ट है, और कुछ उसका प्रैक्टिकल पार्ट है, एप्लीकेशन पार्ट है. तो एथनोबॉटनी का भी थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही इम्प्लीकेशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं. थियोरेटिकली जैसा हम जानते हैं एथनोबॉटनी अर्थात लोक वनस्पति विज्ञान वह ज्ञान है जो मानव और पौधों के बीच के विभिन्न प्रकार के संबंधों को हमें समझाता है, और मानव के पास पौधों से संबंधित ऐसे विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण विषयों पर ज्ञान होता है जो कि हमें हमारे ऐसे कठिन समय में भी हमारे लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है. और उसके कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस एथनोबॉटनी से रिलेटेड सारी सीरीज में हम जरूर पढ़ेंगे. और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो जो लोकल कम्युनिटीज और एथनिक कम्युनिटीज के पास जो पौधों से संबंधित जो ज्ञान है, दैट इंफॉर्मेशन, दैट डेटा इज प्रैक्टिकली वेरी वेरी यूजफुल फॉर अप्लाइंग इन डिफरेंट फील्ड्स. और उसका बहुत अधिक महत्व है एप्लीकेशन के फॉर्म में. उसे हम अप्लाई कर सकते हैं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में और उसको हम उपयोग में ले सकते हैं. तो अगर इसके हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की चर्चा करें तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिस्कवरी ऑफ न्यू प्लांट बेस्ड ड्रग्स. कि जैसा हमें पता है कि दिन भर दिन विभिन्न प्रकार की नई नई डिजीजेस डेवलप हो रही हैं. जैसे वर्तमान में वी आर अंडरगोइंग थ्रू दिस कोविड-19 डिजीज. तो नई नई बीमारियां आती जा रही हैं अर्थ के ऊपर, और उन सब को ट्रीट करने के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ देखते हैं और प्लांट्स उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. तो पौधों से विभिन्न प्रकार की औषधियां बनाई जा सकती हैं, उनसे विभिन्न फाइटोफार्मास्यूटिकल्स मॉलिक्यूल्स, ऐसे एक्टिव मॉलिक्यूल्स निकाले जा सकते हैं जो कि पर्टिकुलर डिजीज को ठीक करने में बड़े हेल्पफुल होंगे. और इसी एथनोबॉटनिकल नॉलेज के बेसिस पे ही कई सारी औषधियों का विकास हुआ है. इसे हम कहते हैं एथनोबॉटनिकल लीड्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल राउल्फिया सर्पेंटिना, ये एग्जाम्पल इस प्लांट का मैंने यहाँ दिया है. सर्पगंधा, सर्पगंधा का पौधा जो है वो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने की एक बहुत अच्छी औषधि है. तो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन उससे मिलती है और वर्तमान में भी उसका बहुत अच्छे से प्रयोग होता आ रहा है. तो इसकी डिस्कवरी जो थी वो भी इसी एथनोबॉटनिकल लीड से मिली थी. अगर आप रैंडमली किसी पौधे को उठाएं और उसमें से आप कोशिश करें कि चलिए हम इसमें से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग निकालने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि आपको सक्सेस मिले या ना भी मिले. पर अगर आप एथनोबॉटनिकल लीड्स अर्थात अगर किसी व्यक्ति ने बताया है कि इस पौधे को लेने से अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, या बताया है कि इस पौधे को चोट लग गई और उसको लगाने से खून रुक जाता है, तो हम उस पौधे को अगर लेते हैं और या उसका अगर हम लेबोरेटरी में केमिकल एनालिसिस करें तो हो सकता है कि उससे हमें वैसा हीमोस्टेटिक कंपाउंड या एंटी हाइपरटेंसिव कंपाउंड मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे. तो नई नई औषधियों की खोज करने के लिए भी एथनोबॉटनी की स्टडी, एथनोबॉटनी की नॉलेज को डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है. जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े लोग हैं, जो हमारी एल्डर जनरेशन है, उन सभी के पास ऐसा नॉलेज का, इस ट्रेडिशनल नॉलेज का, इस इंडिजिनस नॉलेज का अकूत खजाना है. और जैसे टाइमली अगर हम डॉक्यूमेंट कर लेंगे तो हमें ऐसे कई सारी नई नई ड्रग्स के हम खोज कर सकते हैं जो कि हमें कई सारी जो आने वाली बीमारियां हैं उनसे बचाव में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी. तो इसके लिए भी वी शुड स्टार्ट स्टडिंग एथनोबॉटनी. सेकेंड
to know about some indigenous tools, implements and related practices which are very useful for good agriculture practices. For example, कि जैसे कई ऐसे हम लोग जब जैसे कुछ किसान जब खेती कर रहे हैं तो कुछ ऐसे देशी उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, औजारों का प्रयोग कर रहे हैं या टेक्निक्स का प्रयोग कर रहे हैं जो कि इको फ्रेंडली टेक्निक है, जो कॉस्ट इफेक्टिव है, जो सस्ती है और टिकाऊ है और जिसकी सहायता से उन्हें खेती में बहुत हेल्प मिल रही है। तो ऐसी जो इंडिजिनस टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, औजार हैं, उन सभी का हम उनको डॉक्यूमेंट करें और उसका प्रयोग हम अन्य लोगों को बताने में करें ताकि वे भी उससे लाभान्वित हो सकें। तो इसलिए भी उस नॉलेज को डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। इसी प्रकार से टू नो अबाउट द सेक्रेड प्लांट्स विच आर ग्रोइंग इन द सेक्रेड ग्रूव्स और सेक्रेड प्लांट्स विच आर मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर्स, फोकलोर्स, फोक सॉन्ग्स, ये जो हमारे शास्त्र हैं या जो ग्रंथ हैं या जो पवित्र कुंज जिसकी चर्चा हमने कल्चर बेस्ड मैन प्लांट रिलेशनशिप में ऑलरेडी की है, उनमें जो विभिन्न पवित्र पौधों की चर्चा की गई है, उन पवित्र पौधों को अगर हम डॉक्यूमेंट कर लें तो उससे हम एक रोड मैप क्रिएट कर सकते हैं ताकि उन पर्टिकुलर प्लांट्स के कंजर्वेशन से संबंधित हम प्रयास कर सकते हैं। इसके साथ ही कल्चरल जो हेरिटेज है, हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाने में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसी प्रकार से एटामोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लोकल नेम्स ऑफ द प्लांट्स, जैसा आप जानते हैं कि हर पौधे का नाम हर क्षेत्र में अलग हो जाता है। आप राजस्थान के ही विभिन्न क्षेत्र में चले जाएं, अगर आप उदयपुर में हैं तो उस पौधे को अलग नाम से पुकारा जा रहा है, डूंगरपुर चले जाएंगे तो अलग नाम से पुकारा जाएगा, वागड़ी लैंग्वेज आ जाएगी, या अगर आप और किसी और रीजन में चले गए, जैसलमेर में चले गए, तो वहां उसी पौधे को किसी और लोकल लैंग्वेज में पुकारा जा रहा है। तो ये जो लोकल लैंग्वेज में नाम दिए जाते हैं लोगों के द्वारा, उसकी एटाइमोलॉजी क्या है, अर्थात जिसे शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान हम कहते हैं, वो क्या है, उसके बेसिस पे हम कई बार पौधों के क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। फोक टैक्सोनॉमी हम इसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल यहाँ देती हूँ, एक पौधे का सिसस क्वाड्रेंगुलरिस, इसे यहाँ लोकल लैंग्वेज में हड़जोड़ कहते हैं या हड सांकल भी कहा जाता है। हड जोड़ अर्थात हड्डी को जोड़ने वाला, अर्थात ये पौधा जो है बेसिकली बोन फ्रैक्चर को ठीक करने में यूज में आता है और इसीलिए इसे हड्डी जोड़ या हड जोड़ कहा जाता है। तो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी को किस तरीके से इसके नाम के अंदर शामिल किया गया, तो ऐसे कई सारे पौधे हैं जिनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को उसमें ले लिया गया। जैसे कि एक प्लांट है जिसकी फ्रूट्स जो होते हैं वो जिसमें मरोड़ होती हैं, उसे मरोड़ फली कह देते हैं। तो आप इजीली उसकी मॉर्फोलॉजी आपने समझ ली उस नाम के द्वारा। तो इन सब के पीछे की जो एटाइमोलॉजी है उसको हम डॉक्यूमेंट करें, उसको हम जानें, उससे भी हमें फोक क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट स्पीशीज उसमें बहुत हेल्प मिलती है। इसी प्रकार टू नो अबाउट अननोन और लेस नोन लाइफ सपोर्ट प्लांट स्पीशीज एंड लैंड रेसेस ऑफ द प्लांट्स विच कुड बी वेरी यूजफुल ड्यूरिंग स्कार्सिटी टाइम्स, कि ऐसे कुछ पौधे जो कि अल्पज्ञात हैं, जिनके यूज जो कि बहुत कम लोग जानते हैं जिनके बारे में, और जो लाइफ सपोर्ट के लिए काम कर सकती हैं, अर्थात जीवन को सपोर्ट दे रही हैं, बचा के रखने में हेल्प कर रही हैं। कब? ड्यूरिंग स्कार्सिटी टाइम, जब अकाल है या जब बाढ़ आ गई है, जब भोजन की कमी हो गई है, और ऐसे समय में वो पौधा, उस पौधे के बीज अगर आपने सेव करके रखे हैं, ऐसी कोई पर्टिकुलर वाइल्ड वेराइटी आपने रखी है, जैसे कोई चावल, अगर कम पानी में उगने वाले चावल के आपने बीज संभाल रखे हैं, तो जब अगर पानी की अकाल पड़ रहा है तो आपने उसको उगा करके आपने खा लिया, तो दीज आर नोन एज द लाइफ सपोर्ट प्लांट स्पीशीज। तो ये सारा ज्ञान किसके पास है? लोगों के पास है, कम्युनिटीज के पास है, लोकल कम्युनिटी के पास है। और अगर इस ज्ञान को डॉक्यूमेंट अगर हमने नहीं किया तो हम जो हमारे भविष्य में इस तरीके की जो भी हमारे साथ समस्या आने वाली उसका हम प्रॉपर वे में मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो उन सब के लिए भी हमें एथनोबॉटनी का स्टडी करना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द लोकल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जो आदिवासी लोग हैं, जो जनजातियां हैं, जो जंगल में ही निवास करते हैं, वे लोग फॉरेस्ट की ही प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और उस प्रोडक्ट्स को वे लोग अपनी आजीविका का भी संसाधन के रूप में उसको भी यूज करते हैं। तो हम ऐसा अगर कर सकते हैं कि हम ऑर्गेनाइज वे में उस फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करें जंगल से और उसका साथ में मूल्य संवर्धन कर दें, वैल्यू एडिशन उसमें कर दें, उसकी बायो प्रोस्पेक्टिंग करके कोई ऐसा अच्छा प्रोडक्ट बना दें कि उसकी रेट बढ़ जाए। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ आंवले का। आंवला अगर आप यूं कलेक्ट करके बेच रहे हैं बाजार में तो 40 रुपीज के जी या 60 रुपीज के जी आप बेच रहे हैं, परंतु अगर आप उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, उसका मुरब्बा बना के बेच रहे हैं, उसका लड्डू बना के बेच रहे हैं, उसका अचार बना के बेच रहे हैं, तो दैट विल एड वैल्यू टू दैट प्रोडक्ट और इस वजह से उसकी रेट बढ़ेगी और उसका फायदा किसे मिलेगा? जो लोकल कम्युनिटी है उसे। और इन सब प्रोडक्ट्स की हमें प्रॉपर मार्केटिंग भी करनी होगी, अदरवाइज वो अगर मार्केटिंग नहीं हुई तो उसका प्रॉपर उसको मूल्य नहीं मिल पाएगा। तो मार्केटिंग के लिए हम कॉटेज इंडस्ट्रीज को भी यूज कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसे कहते हैं, स्वयं सहायता समूह की सहायता ले सकते हैं, कोऑपरेटिव्स बना सकते हैं, सहकारिता समूह बना सकते हैं। उन सब की सहायता से उन प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करें और
इस सब से होगा क्या, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। तो जो लोग जो जानते हैं इन सब पौधों के बारे में, उनकी नॉलेज जिनके पास है, उनका अगर हम सामाजिक आर्थिक उत्थान करना चाहते हैं तो उस उत्थान के लिए हमें एथनोबॉटनी की स्टडी जब हम करेंगे तो हम उसमें भी हम रेसिप्रोकल हम उनको हेल्प कर सकते हैं। अगर हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि इस पौधे का ये इस रूप में भी यूज हो सकता है तो हम कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं। तो ये हम बाई डायरेक्शनल, हम दोनों, हमारी भी हेल्प है और उन लोगों की हेल्प के लिए भी जो हमें वो ज्ञान दे रहे हैं उसकी हेल्प करने के लिए भी एथनोबॉटनी की स्टडी करनी बहुत आवश्यक है। और जैसा कहा जाता है एथनोबॉटनी इज एन इमॉर्टल साइंस, ये एक अमर विज्ञान है। ये अमर विज्ञान क्यों है? क्योंकि ये मानव और पौधों के बीच के संबंध को हमेशा के लिए उसकी छाप छोड़ देता है। और ये इसका एक एग्जाम्पल यहाँ जैसे दे रही हूँ कि एंशिएंट स्कल्पचर्स जो हैं, जैसे कुछ ऐसे पुरातात्विक महत्व के जगह स्थान हैं, जैसे कि कोई फोर्ट है, टेम्पल्स हैं, ऐसी हेरिटेज साइट्स हैं, वहां आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे कुछ प्लांट्स या प्लांट पार्ट्स जो हैं वहां पे मूर्ति के रूप में उसको वहां पे उत्कीर्ण किया गया है। और वो क्या शो कर रहा है, उस समय के लोगों में उस पर्टिकुलर पौधे के प्रति कितना उसके प्रति रुझान था, कितना उसकी इंपॉर्टेंस थी कि वो पौधा उसको मूर्ति के रूप में उसको वहां पे सजीव कर दिया गया। तो ये उस समय के व्यक्तियों का, उस एरा का, लोगों का उस समय पौधों से क्या रिलेशन था उसको बताता है। तो एथनोबॉटनी एक इमॉर्टल साइंस है और इसकी स्टडी करना हमने देखा कि इसलिए आवश्यक है कि हम नई नई ड्रग्स की खोज कर सकते हैं, हम नई लैंड रेसेस की खोज कर सकते हैं और उससे हम स्कार्सिटी के टाइम में हमारी खुद की हेल्प कर सकते हैं। हम सेक्रेड प्लांट्स के बारे में जान करके उनके कंजर्वेशन में हम रेसिप्रोकल हेल्प कर सकते हैं। हम जो लोकल कम्युनिटी जो हमें नॉलेज दे रही है उसको सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट में हम उसको हेल्प कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन टू स्टार्ट दिस एथनोबॉटनिकल स्टडी। कब हमें ये स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए? कब करनी चाहिए? राइट नाउ, बिकॉज इट्स नाउ और नेवर। हमें ये स्टडी अभी ही शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज अगर हमने अभी नहीं की तो फिर ये कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कभी नहीं, क्योंकि आप जान रहे हैं जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, जंगल कटते जा रहे हैं, जिस तरीके से टाउन्स का एक्सपेंशन हो रहा है, विलेजेस की संख्या कम होती जा रही है, पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ता जा रहा है, नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप होती जा रही हैं, उससे नेचुरल वेजिटेशन बहुत तेजी से खत्म हो रही है। और इसके साथ साथ जो लोग लोकल कम्युनिटीज हैं उनके पास भी इंफॉर्मेशन खत्म होती जा रही है, क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो उदासीन है, वो अपने जो बुजुर्ग लोग हैं, एल्डर जनरेशन है, उससे वो पौधों की यूजेस ज्ञात करने में, उनको जानने में, वो नई टेक्निक को पता करने में वो लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस वजह से वो ज्ञान का जो ट्रांसमिशन है, ओरल ट्रांसमिशन जो होता था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और वो ज्ञान इसलिए लुप्त होता जा रहा है तेजी से। इसलिए उस ज्ञान को सहेजना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो इट इज द हाई टाइम टू डॉक्यूमेंट दैट ट्रेडिशनल नॉलेज, दैट इंडिजिनस नॉलेज विच इज सर्वाइविंग अमंग द इन्फॉर्मेंट्स बिफोर इट इज लॉस्ट इन द ड्रॉ ऑफ टाइम। बिकॉज कुछ महत्वपूर्ण स्कॉलर्स ने ये बात कही थी दैट कि अगर एक इंडिजिनस हीलर की भी डेथ हो जाती है तो विच मीन्स दैट लॉस ऑफ एनसाइक्लोपीडिक इन्फॉर्मेशन। क्योंकि अगर एक वो जो व्यक्ति जो कि जैसे एक फॉर एग्जांपल आपके पर्टिकुलर गांव में और एरिया में एक मेडिसिन मैन है, एक गुणी व्यक्ति है जो कि लोगों को ट्रीट करता है पौधों के द्वारा, तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, अनटाइमली डेथ हो जाती है और उसका ज्ञान किसी और तक नहीं पहुंचा है, तो वो कह रहे हैं कि वो अपने साथ एनसाइक्लोपीडिया जितना ज्ञान, एक शब्दकोश जितना ज्ञान लेकर के वो मर जाएंगे। तो वो इन्फॉर्मेशन का भंडार है वे लोग, और अगर आपने उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया तो वो उन्हीं के साथ वो खत्म हो जाएगी, वो ज्ञान उन्हीं के साथ लुप्त हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्लांट साइंसेज, जो बॉटनी है, उसके अंदर एथनोबॉटनी एक ऐसा रीजन है दैट जहां पर रिसर्च शुड बी डन ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। बिकॉज यहाँ पे कोई भी पोस्टपोनमेंट आपने किया कि चलिए कोई बात नहीं अगले साल जाकर के इन्फॉर्मेशन लेके आ जाएंगे, तो यू नेवर नो कि अगले साल वो व्यक्ति जो इन्फॉर्मेंट, जो सूचना देने वाला व्यक्ति है वो रहेगा या नहीं रहेगा, या वो पौधा ही वहां रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि पौधों की भी संख्या कम होती जा रही है और इन्फॉर्मेंट्स की संख्या भी कम होती जा रही है। और इस वजह से अगर आपने डॉक्यूमेंट टाइमली नहीं किया तो हो सकता है कि इट मे रिजल्ट इन अ ह्यूज लॉस ऑफ अ ग्रेट सागा। सो फॉर दिस वी हैव टू स्टार्ट डूइंग एथनोबॉटनिकल स्टडीज राइट नाउ। सो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे अच्छे से कि why we should study ethnobotany and when should we start studying ethnobotany, and these are the books from which I have taken some of the material for this presentation. Thank you very much.